Hello students, I am Neha Verma, your science teacher. Students, yesterday we have studied about the management of non-biodegradable waste, and today in this class we shall study about the management of biodegradable waste. And as we all know, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेचर में ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं. इट मीन्स कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इजीली डिकम्पोज किए जा सकते हैं. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मैनेजमेंट 3 टाइप से हो सकता है: कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड बायोगैस. So students, as we all know that biodegradable waste is organic in nature, every organic product on degradation becomes a part of the soil. जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं वो डिग्रेडेशन पर सोइल का ही पार्ट बन जाते हैं. सो सिमिलरली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आफ्टर डिग्रेडेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉइल एंड डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट. मतलब डिग्रेडेशन के बाद जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, सॉइल में कन्वर्ट होकर एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते, यानी एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ऐसे वेस्ट जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वे एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाते. और इन वेस्ट का इजीली हम कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी खाद बनाया जा सकता है. वही खाद प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज कंपोस्टिंग. स्टूडेंट्स, कंपोस्टिंग में जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके, जूट प्रोडक्ट्स, हेयर, इन सब को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इसके लिए क्या किया जाता है कि कोई गड्ढा खोद कर इन सभी वेस्ट को उसमें भर दिया जाता है, जिससे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक है. So it is done by the action of decomposers like bacteria and fungi. तो कंपोस्टिंग यानी वो एक कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है, और यही तैयार की गई कंपोस्ट यानी तैयार की गई खाद किसी भी प्लांट्स यानी पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है. जब हम उसको मिट्टी में मिला देते हैं तो उससे पेड़ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. इसलिए हम ज्यादातर कंपोस्ट का यूज करते हैं पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए. ठीक है. तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं होता, यानी पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती. तो फर्स्ट तो यही है कि हम कंपोस्टिंग इससे तैयार कर सकते हैं. सेकंड होती है वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई की जगह रेड अर्थवॉर्म का यूज करते हैं. इसमें रेड अर्थवॉर्म वेस्ट के साथ मिलकर उसको सॉइल के पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है. वर्मी कंपोस्ट एंड ये कंपोस्ट यानी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये दोनों ही न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस होते हैं. मतलब इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. तो जो न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलता है वो कंपोस्ट से उनको मिल जाता है. सो कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट आर न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस एंड इफेक्टिवली इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एक्टिंग एज अ मैन्योर. इट मीन्स कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों में न्यूट्रिशन होता है एंड ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और साथ ही साथ ये मैन्योर का भी काम करते हैं. फर्टाइल सॉइल हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो वेल. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूट्रिएंट यानी जब हम कंपोस्ट को किसी सॉइल के साथ मिला देते हैं, तब वो प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो करने में उसकी हेल्प करती है. एंड द लास्ट मैनेजमेंट टाइप इज बायोगैस. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने का एक तरीका बायोगैस भी है. So the biogas is produced in a biogas plant. Cow and buffalo dung along with agricultural remains get decomposed and produce biogas. The main constituent of this gas is methane. जो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है, सबसे ज्यादा उसमें मीथेन मिलती है. मीथेन गैस एक्सेलेंट फ्यूल. मीथेन गैस एक्सेलेंट फ्यूल की तरह काम करती है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इट वाज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ कम टू इट्स एक्सरसाइज पोर्शन. And the first is, give 2 examples of the following. First, biodegradable waste. As I have told you, biodegradable waste ऐसे वेस्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट कंटेन करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जिसको हम जो डिकम्पोजर्स की हेल्प से इजीली अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो सकते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स, पेपर बिट्स. आप इसकी जगह एग शेल्स भी लिख सकते हैं. सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्टेज होते हैं जो इनऑर्गेनिक वेस्ट कंसिस्ट करते हैं, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, और इजीली डिकम्पोजर्स के एक्शन के द्वारा अपने सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं हो सकते. नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स.
स्टूडेंट्स, प्लास्टिक बैग की जगह आप कौन से बैग को कंटेन कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म भी ना करें? कॉटन बैग या जूट बैग? जूट बैग भी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं और कॉटन बैग भी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबायोटिक फैक्टर्स। हमारे एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं एंड अबायोटिक फैक्टर्स में सोइल, वाटर, एयर ये सभी आते हैं। सो द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक फैक्टर इज सोइल एंड वाटर. Next exercise is write T for true and F for false statements. And the first is using plastic bags instead of jute bags is safe for the environment. अगर आप जूट बैग की जगह प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं तो क्या वह एनवायरनमेंट के लिए सही है? इट इज़ फॉल्स. सेकेंड, थ्रोइंग ऑल द वेस्ट टुगेदर इन गार्बेज बीन्स हार्म द एनवायरनमेंट. जब हम घर का सारा कचरा एक साथ गार्बेज बिन में डाल देते हैं तो क्या वो एनवायरनमेंट को हार्म करता है? यस. स्टूडेंट्स, उसके लिए अलग अलग बिन्स आती हैं, अलग अलग गार्बेज बिन्स होती हैं जिसमें हम सारा वेस्ट एक जगह रखते हैं और जो ड्राई वेस्ट होता है वो एक जगह रखते हैं और अलग अलग वेस्ट बिन्स होती हैं. नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कंपोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है? नहीं. सो इट इज़ फॉल्स. केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जो जीव, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हेल्प से डिकम्पोज कर सकते हैं. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं. नेक्स्ट, फोर्थ इज वेजिटेबल पील्स, लीव्स, फ्लावर्स, एगशेल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्या ये सभी एग्जाम्पल्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं? यस, इट इज़ ट्रू. क्योंकि स्टूडेंट्स, ये सभी एग्जाम्पल्स इजीली रोट हो सकते हैं, मतलब इजीली कर सकते हैं और उनको डिकम्पोजर्स की हेल्प से इजीली डिकम्पोज किया जा सकता है. एंड द लास्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट हार्म एनवायरनमेंट. यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता, बल्कि वो प्लांट्स के ग्रो के लिए मैन्योर यानी खाद बनाते हैं जो प्लांट्स के ग्रो के लिए अच्छी होती है. इट मीन्स जिसकी हेल्प से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है. ठीक है. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज MCQs. एंड द फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ 3RS. 3RS मैंने आपको बताया था, जो 3RS स्ट्रेटेजी होती है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो 3R की स्ट्रेटेजी नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज या रिसाइकिल? ऑब्वियसली रिफ्यूज. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आइटम विल रोट. इनमें से कौन सा वेस्ट आइटम रोट हो सकता है यानी गल सकता है? एल्यूमिनियम फॉइल, थर्मोकोल, प्लास्टिक या फिर ब्रेड? स्टूडेंट्स, ब्रेड इजीली रोट हो सकता है, सो इट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट. इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मतलब औद्योगिक कारखाने से निकलने वाला वेस्ट? पेपर वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स, टॉक्सिक गैसेस या फार्म वेस्ट? टॉक्सिक गैसेस, जो विषैली गैसेस होती हैं वो सभी फैक्ट्री से निकलने वाली होती हैं, इसलिए वही इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सो इट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रोटिंग. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रोटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? यानी जब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जब किसी भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, बोथ A and B एंड नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई दोनों ही वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रोटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं एंड साथ ही साथ ये किसी भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं. एंड द लास्ट वन इज चूज द ऑड वन आउट. इनमें से जो भी ऑड वन है उसको आपको चूज करना है, दैट इज ग्लास, मेटल, प्लास्टिक या जूट बैग. स्टूडेंट्स, ग्लास, मेटल एंड प्लास्टिक ये तीनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जबकि जूट बैग बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, तो इट इज़ द राइट ऑप्शन.